हेलो एवरीवन, लास्ट लेक्चर में आपने क्या पढ़ा था कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिक ग्रोथ भी कहते हैं। एक्सपोनेंशियल जो आपका ग्रोथ है वो कब होता है, जब आपको अनलिमिटेड रिसोर्सेस मिल रहे हैं, अनलिमिटेड फूड है, अनलिमिटेड स्पेस है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज से कॉम्पीट नहीं करेगी, कोई स्पीसीज एक दूसरे की दुश्मन नहीं बनेगी, कोई पॉपुलेशन में कोई कंपटीशन नहीं है, सबको सब कुछ मिल रहा है। जब सबको सब कुछ मिलेगा तो कोई क्यों लड़ेगा? कोई भी तब लड़ता है जब किसी को कुछ नहीं मिलता। तो इसीलिए एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में जब कोई चेक नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, कोई किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो ग्रोथ कॉन्टिन्यूसली बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है और बढ़ती ही जाती है। लेकिन लॉजिस्टिक ग्रोथ में ऐसा नहीं होता है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए आपने एक कहानी भी सुनी थी, राजा और मंत्री की। उस कहानी को एक बार समअप करूंगी। राजा ने और मंत्री में शर्त लगी थी चेस खेलते हुए, और राजा को लगा था कि वो जीत जाएंगे। शर्त क्या लगी थी, मतलब राजा को लगा था कि वो जीत जाएंगे, तो मंत्री को उन्होंने बोल दिया कि जो आपको चाहिए मांग लो। मंत्री ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक काम करना कि ये जो चेस के स्क्वायर बोर्ड्स हैं, इसमें से जैसे एक स्क्वायर बोर्ड पे अगर है, जब भी मैं जीतूंगा एक पे दो दाने रखना, उस एक एक दाना रखना, फिर दो, फिर चार, छः नहीं, आई मीन 2, 4, 8, 16, 32, 64, इस तरह से जो है आपको डबल करना है, डबल करना है, डबल करना है। अब तुम सोचो, तुम मल्टीप्लाई करते रहो, आपका एकदम 32 से 64 आ जाएगा, 64 से आपका 128 आ जाएगा, 128 से आपका 256 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कॉन्टिन्यूसली बढ़ता रहेगा। अब 256 का तुम एकदम से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 256 का मल्टीप्लाई करके तुम्हारा कितना बन जा, 256 का, आई मीन 256 का 500, 500 कुछ बनेगा ना, 512 बन जाएगा। 512 को तुम कर दो कि 1024 बन जाएगा, 1024 को तुम कर दो कि 2048 बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से वो कॉन्टिन्यूसली बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो फाइनली क्या होगा, उसके पास बहुत सारा गेहूं इकट्ठा हो जाएगा, है ना। क्योंकि राजा जीत नहीं पा रहा था और मंत्री कॉन्टिन्यूसली जो है वो जीतता जा रहा था, तो उसका जो भंडार है वो बढ़ता जा रहा था। लेकिन राजा को आधे में ही समझ आ गया कि मैं पूरा अगर अपने साम्राज्य का गेहूं भी दे दूं तब भी इस मंत्री की जो शर्त है उसको पूरा नहीं कर पाऊंगा। तो उसी तरह की ग्रोथ जो होती है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, जिसमें कोई चेक नहीं होता और कॉन्टिन्यूअस जो है वो ग्रोथ देखने को मिलती है। चलिए, तो आज हम पढ़ते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ के बारे में। ठीक है, लॉजिस्टिक ग्रोथ क्या होता है? No population of any species in nature has its disposal unlimited resources to permit exponential growth। लेकिन सच्चाई ये है कि नेचर में ऐसी कोई स्पीसीज ही नहीं है जिसके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेस हैं और वो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सकती है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व हमने पढ़ा था होता है जे शेप्ड, लेकिन अब लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व ही नेचर में ज़्यादातर पाई जाती है, क्योंकि ऐसी कोई भी स्पीसीज नहीं है, ऐसी कोई भी स्पीसीज नहीं है जिसके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं और वो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सकती है। अब जब किसी के पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है, इसका मतलब रिसोर्सेज कैसे हैं? लिमिटेड हैं। तो अब जब लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो दिस विल लीड टू द कंपटीशन बिटवीन इंडिविजुअल फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज। तो अब क्या होगा, जो इंडिविजुअल्स जो होते हैं उनमें आपस में कंपटीशन चलेगा उन लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए। इवेंचुअली जो उन दोनों इंडिविजुअल्स में ज़्यादा फिट होगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, जिसमें ज़्यादा अडेप्टेशंस होंगी, वो सर्वाइव करेगा। फिटेस्ट जो इंडिविजुअल होगा वो सर्वाइव करेगा एंड रिप्रोड्यूस करेगा। जो यहाँ फिटनेस की बात होती है वो रिप्रोडक्टिव फिटनेस ही होती है। आप सर्वाइव कर रहे हैं, आगे आप रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, आपकी प्रजनन आगे जा रही है। समझ गए? तो नेचर में ऐसा कोई भी पॉपुलेशन नहीं है जो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सकता है, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। इंडिविजुअल्स में कंपटीशन होगा, कंपटीशन में से फिर दोनों में जो ज़्यादा फिट रहेगा वो आगे सर्वाइव करेगा एंड प्रोड्यूस करेगा।
The government of many countries have also realized this fact and introduced various restraints with a view to limit human population growth. अब देखिए, बहुत से देशों की सरकारें ये जान चुकी हैं कि बहुत ज़्यादा जो है ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, ऐसे ही बढ़ती गई तो अभी भी इंसान इंसान को मारता है छोटी छोटी चीज़ों के लिए, जब उससे सब कुछ मिल भी रहा है। लेकिन कल जब अच्छे अच्छे लोगों को भी खाना नहीं मिलेगा ना, तब तो बहुत ज़्यादा क्रिमिनल केसेस बढ़ जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें अलग हो जाएंगी। इसीलिए जो डिफरेंट कंट्रीज़ की गवर्नमेंट है इस चीज़ को रियलाइज़ कर चुकी हैं कि हमको पॉपुलेशन को कम करना पड़ेगा, ठीक। और इसके लिए उन्होंने अलग अलग रेस्ट्रेंट्स भी अपोज कर दिए हैं। जैसे हम बोलते हैं हम दो हमारे दो, लेकिन बहुत उतना हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है उसके लिए। चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी चलाई थी, मतलब अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने वन चाइल्ड पॉलिसी चलाया, जिसमें आपका सिर्फ एक ही बच्चा हो सकता है। In nature, a given habitat has enough resources to support maximum possible number, beyond which no further growth is possible. ये होता है कैरिंग कैपेसिटी। नेचर में जो कोई भी हैबिटेट हमको दिया गया है, जिस भी हैबिटेट में हम रह रहे हैं, उस हैबिटेट में बहुत इनफ रिसोर्सेज होते हैं। वो हैबिटेट एज मैनी एज पॉपुलेशन, जितना उससे हो सकता है वो मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को सपोर्ट करता है, लेकिन उससे आगे ग्रोथ पॉसिबल नहीं होती है, क्योंकि नेचर का एक आ जाता है कि इससे आगे मैं अब इंडिविजुअल्स को रिसोर्सेज नहीं दे सकता हूँ, इससे आगे मेरी पॉसिबिलिटी नहीं है। अब ये जो लिमिट आती है कि अब इससे आगे नहीं हो पाएगा, ये जो लिमिट है, this limit is called as nature's carrying capacity for that species in that nature. जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स की जो भी रिक्वायरमेंट्स है, अगर हमारा पॉपुलेशन ऐसे ही बढ़ता गया तो नेचर एकदम एक दिन कैरिंग कैपेसिटी अपनी शो करेगी, एक लिमिट शो कर देगी कि भाई गलत कर रहे हो तुम लोग, इतना पॉपुलेशन मत बढ़ाओ, मैं इतना नहीं कर सकती हूँ। नेचर बार बार ये बोलता है लेकिन हम समझते नहीं हैं, ठीक। तो दैट इज़ ऑल अबाउट लॉजिस्टिक ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल में कोई लिमिट नहीं था, लॉजिस्टिक में एक लिमिट आ जाता है, वो लिमिट है कैरिंग कैपेसिटी। और कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है? नेचर का वो कैपेसिटी जिसके अंडर वो मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल को मैक्सिमम रिसोर्सेज जो है वो प्रोवाइड कर सकता है, अपना जितना सपोर्ट है वो दे सकता है, उसी हद तक वो कर सकता है, उससे आगे नहीं कर सकता। जैसे तुम किसी को 10,000 देने लायक हो तो तुम 10,000 ही दे पाओगे, दैट इज योर कैरिंग कैपेसिटी। फिर a population in a habitat with limited resources show initially a lag phase followed by phase of acceleration and deceleration, ये सेम ही रहेगा, and finally an asymptote when the population density reaches the carrying capacity. अब आपके पास जो है क्या कहा इन्होंने कि जब भी पॉपुलेशन जो है वो ग्रो करेगी, जिसके पास क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, जिसके पास लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, उसमें पहले लैग फेज आएगा। ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ से यहाँ तक का फेज ये होता है लैग फेज, ठीक है। ओके, ये क्या हो गया? लैग फेज, ठीक। लिखा नहीं जा रहा मुझसे, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं आज, ठीक है। और ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? एक्सपोनेंशियल फेज, ठीक है। क्या हो गया ये हो जाता है यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फेज, मतलब थोड़ा रैपिडली ग्रोथ हुई। और ये हो जाता है एसिम्प्टोट, यहाँ पे क्या हो गया? एसिम्प्टोट। अब ये इन्फिनिटी तक जा सकता है ऐसे, यहाँ बस इस लेवल तक ही जो है वो सपोर्ट कर सकता है नेचर इंडिविजुअल को, ठीक। अब इससे आगे वो नहीं करेगा सपोर्ट, तो ये हो गया एसिम्प्टोट आपका, है ना। समझ गए ना? पॉपुलेशन ग्रोइंग इन अ हैबिटेट विद लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, एक लैग फेज आएगा, एक एक्सेलरेशन फटाफट हुआ, फिर से क्या हो गया? डी एक्सेलरेट हो गया, कम यहाँ पे थोड़ा सा डी एक्सेलरेट हो गया, और फिर ये ऐसे ही इन्फिनिटी तक चलता जाएगा, इससे ऊपर को नहीं होगा, ठीक। तो ये बन जाता है एसिम्प्टोट, ठीक। तो एक प्लॉट बनाया गया है पॉपुलेशन डेंसिटी का इन रिलेशन टू टाइम, और रिजल्ट जो आता है वो सिग्मोइड कर्व आता है,
यहाँ पे आपको कर्व दिखाई दे रही है, दिस इज dn/dt इक्वल्स rn। ये होता है लॉजिस्टिक ग्रोथ का इक्वेशन आपके पास, ओके। और इसको आप इसका इंटीग्रल फॉर्म भी आपने पढ़ा था कि इंटीग्रल फॉर्म क्या होगा, वो भी आपको याद रखना है। और ये देखिए, ये है यहाँ पे लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व के लिए dn/dt rn k-n/k, यहाँ पे है ये वर्लर्स पर लॉजिस्टिक ग्रोथ भी इसको कहा जाता है। यहाँ n जो है वो पॉपुलेशन डेंसिटी है किसी भी टाइम t पे, r इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज है और k कैरिंग कैपेसिटी है। आई होप तुमको सारा क्लियर हो गया है कि क्या है आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, क्या है आपका लॉजिस्टिक ग्रोथ। कोई कंफ्यूजन है एक्सपोनेंशियल और लॉजिस्टिक ग्रोथ में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। Since resources for growth for most animal population are finite and become limiting sooner or later, the logistic growth model is considered as a realistic one। देखिए मैंने पहले भी कहा था, क्योंकि सारे की सारी इंडिविजुअल्स के लिए जितना भी एनिमल पॉपुलेशन है, चाहे जो भी है, जो रिसोर्सेज हैं वो फाइनेट हैं, इंडेफिनिट नहीं है। तो हमको कैसा मॉडल चाहिए, हमको मॉडल चाहिए रियलिस्टिक वन। तो रियलिस्टिक वन मॉडल जो आता है, लॉजिस्टिक वन आता है। एक्सपोनेंशियल में जो है वो रिसोर्सेज लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है, तो वो रियल में वैसा मॉडल मिलना मुश्किल है। तो जो मॉडल हमको मिलता है वो है रियलिस्टिक वन, वो है लॉजिस्टिक वन, ओके। तो आपको कहा गया है कि गवर्नमेंट सेंसस डाटा जो पॉपुलेशन का होता है, जनगणना की जाती है, उसका डाटा इकट्ठा करो कि भारत में जो है पिछले 100 साल में क्या क्या कैसे कैसे रहा है, और उनको बनाओ और चेक करो कि ग्रोथ का पैटर्न कैसे है। खैर तुमसे होगा नहीं, पर यहाँ पे हमारा ग्रोथ मॉडल जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे, और इसी के साथ हमारे ग्रोथ मॉडल जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। लाइफ हिस्ट्री में वेरिएशन की बात करते हैं कि किस किस तरह से जो है वो वेरिएशन आई है। इसके बाद हमारा जो खास टॉपिक रहता है वो होता है एबायोटिक। जो पहले तो हमने एबायोटिक का कंप्लीट कर लिया कि पॉपुलेशन को कैसे अफेक्ट करेंगे, फिर हमने पॉपुलेशन के बारे में पढ़ लिया। अब इसके बाद इसके नेक्स्ट टॉपिक जो हम कवर करेंगे वो है कि बायोटिक फैक्टर्स एक दूसरे को कैसे अफेक्ट करते हैं। उससे पहले जान लेते हैं कि पॉपुलेशन इवॉल्व टू मैक्सिमाइज देयर रिप्रोडक्टिव फिटनेस, ऑल्सो कॉल्ड डार्विनियन फिटनेस, हाई आर वैल्यू इन द हैबिटेट इन विच दे लिव। देखिए कोई भी पॉपुलेशन जो होती है उसमें इवोल्यूशन होता है। एक पॉपुलेशन जो भी इवॉल्व हुई उसका रिप्रोडक्टिव फिटनेस जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि कोई भी पॉपुलेशन क्यों इवॉल्व करेगी, हर पॉपुलेशन चाहती है कि उसका नेक्स्ट टू नेक्स्ट जो है जनरेशन्स चलती रहें। जब नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन्स कैसे चलेंगी, रिप्रोडक्शन होगी तभी होगी। तो पॉपुलेशन जो है वो इवॉल्व होती है, क्यों? ताकि वो रिप्रोडक्टिवली फिट हो सके, और इस रिप्रोडक्टिव फिटनेस को डार्विनियन फिटनेस भी कहा जाता है। और जो भी रिप्रोडक्टिवली फिट होगा उसके पास हाई इंट्रिंसिक ग्रोथ रेट होगा, हाई आर वैल्यू होगी। याद रखिएगा, रिप्रोडक्टिव फिट जो होता है, डार्विनियन फिटनेस जिसके पास है उसके पास हाई आर वैल्यू है, हाई इंट्रिंसिक ग्रोथ रेट है, हाई उसका ग्रोथ का पोटेंशियल है जिस भी हैबिटेट में वो रह रहा है। Under a particular set of selection pressure, organism evolved toward the most efficient reproductive strategy। ठीक है, क्या होता है कि जब भी एक ऑर्गेनिज्म इवॉल्व करता है, वो कब इवॉल्व करता है, जब वो किसी तरह के स्ट्रेस के अंडर आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अब जब नीट में तुम्हारा सिलेक्शन होता है तो नीट में पेपर होता है, पहले बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, तो होता है सिलेक्शन प्रेशर। अब उस टाइम पे जो अच्छा करके निकल गया वो सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो फिर ऑर्गेनिज्म जो है वो इवॉल्व करते हैं बहुत अच्छे से, लेकिन कब? जब उनको अंडर सिलेक्शन प्रेशर रखा जाता है। याद रखिएगा कि ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो कब इवॉल्व करेंगे। ऑर्गेनिजम्स तभी इवॉल्व करेंगे जब वो किसी पर्टिकुलर कंडीशंस के अंडर रहेंगे, पर्टिकुलर सेट ऑफ सिलेक्शन प्रेशर के अंडर रहेंगे। समझ गए आप मेरी बात को कि एक प्रेशर बनता है पॉपुलेशन पे, ठीक है, पर्टिकुलर सेट ऑफ सिलेक्शन प्रेशर होता है, उसके अंडर ही ऑर्गेनिज्म इवॉल्व करता है टुवर्ड द मोस्ट एफिशिएंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी। जो भी कंडीशंस आएंगी, जो ऑर्गेनिज्म उस कंडीशन के लिए अडेप्ट हो पाएगा, वहाँ पे एक स्ट्रैटेजी बना पाएगा कि कैसे उसको सर्वाइव करना है, तो तभी वो फिर सर्वाइव करता है और आगे रिप्रोड्यूस कर सकता है। सम ऑर्गेनिजम्स ब्रीड ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम। कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं अपनी पूरी लाइफ टाइम में एक ही बार ब्रीड करते हैं, एक ही बार रिप्रोडक्शन करते हैं,
पैसिफिक सैल्मन फिश, इनमें से एक एग्जांपल है पैसिफिक सैल्मन फिश। और बैम्बू, आपने पढ़ा था ना सेकंड चैप्टर में आपका, जो सेकंड में या फर्स्ट में, कि बैम्बू जो है वो सिर्फ एक ही बार अपना पूरा लाइफ टाइम में फ्लावर करता है और उसके बाद वो ख़त्म ही हो जाते हैं। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अपना, देखिए अडेप्टेबिलिटी है ये इनका इनका है कि ये अपनी पूरी ज़िंदगी में एक ही बार रिप्रोड्यूस करेंगे, जबकि कुछ ऐसे भी हैं जो अपने पूरी लाइफ टाइम में देखिए बहुत बार जो है वो ब्रीड कर सकते हैं। मोस्टली बर्ड्स और मैमल्स, अब ह्यूमन बींग्स क्या है, मैमल्स हैं, देख लीजिए ना आप, फिर बार बार ब्रीड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। सम प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज ऑफ स्प्रिंग, जैसे कि ओइस्टर्स एंड पेलाजिक फिशेस। एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी ने दिए हैं, आपको याद रखने हैं। कुछ जो हैं वो बहुत स्मॉल साइज के ऑफस्प्रिंग्स जो हैं प्रोड्यूस करते हैं। ओइस्टर्स, पेलाजिक फिशेस बहुत छोटा छोटा साइज का ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। वहीं हम बात करते हैं कुछ वेल सम प्रोड्यूस अ स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज साइज ऑफस्प्रिंग। कुछ देखिए, कुछ जो है वो बड़ी मात्रा में ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे पर छोटे छोटे साइज के, ठीक है। और कुछ जो है वो कम मात्रा में, उनका कम साइज होगा ऑफस्प्रिंग का, लेकिन वो ऑफस्प्रिंग बड़े बड़े होंगे। जैसे मैमल्स के ऑफस्प्रिंग भी थोड़े बड़े होते हैं, बर्ड्स के ऑफस्प्रिंग भी उनके साइज के अकॉर्डिंग तो बड़े होते हैं। सो विच इज़ डिजायरेबल फॉर मैक्सिमम फिटनेस, कौन सा डिजायरेबल है मैक्सिमम फिटनेस के लिए? देखिए मैक्सिमम फिटनेस के लिए तो अगर हम स्मॉल साइज की बात करें, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होंगे तो उनमें कंपटीशन भी थोड़ा रहेगा, ठीक है। वहीं स्मॉल साइज के रहेंगे, कम रहेंगे, मतलब लार्ज साइज के हैं लेकिन कम हैं, पर वो इन्वायरमेंटल कंडीशंस को बेटर तरीके से टॉलरेट कर सकते हैं, ठीक। ऐसा भी नहीं है कि स्मॉल साइज जो है नहीं कर सकेंगे। यहाँ पे एग्जैक्टली ये है कि इन दोनों का ही आइदर जो ज़्यादा नंबर में छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं या बड़े नंबर में कम नंबर में बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं, ये दोनों का ही स्ट्रैटेजी है सरवाइव करने का, अपनी कंडीशंस को जो स्ट्रेस कंडीशंस हैं उनसे आगे निकलने का और अपनी पॉपुलेशन को आगे बढ़ाने का। Ecologists suggest that life history traits of organisms have evolved in relation to the constraint imposed by the abiotic and biotic components of habitat in which they live. ओके आज तुम्हें ऐसा लग रहा होगा मैम कहानी पढ़ा रहे हैं, मेरा थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है बच्चा लोग, ठीक। बट आई होप तुम जो भी वीडियोस देख रहे हो भाई वीडियोस अच्छे से देखा करो। इकोलॉजिस्ट ने कहा है कि जो ऑर्गेनिज्म हैं वो क्यों इवॉल्व करते हैं, वो इवॉल्व करते हैं जब उनको अलग अलग तरह के बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेसेस का सामना करना पड़ता है। अलग अलग एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट जब उनसे इंटरेक्ट करते हैं, कहाँ इंटरेक्ट करेंगे? उस हैबिटेट में जहाँ वो रह रहे हैं। Evolution of life history trait in different species is currently an important area of research being conducted by ecologists, ठीक है। तो जो हिस्ट्री में हमारी हिस्ट्री के जो क्या क्या ट्रेट्स रहे हैं, कैसे कैसे इवॉल्व हुई है, इस चीज़ को जानना जो है इसको बहुत इम्पोर्टेंट माना जा रहा है, ठीक है। सो आपका जो भी अभी करंटली बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया ऑफ रिसर्च है ये, ठीक। तो आप चाहे